हेलो गाइस, सो दिस इज़ अवर चैनल NCERT बडी। इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलता है बहुत कुछ। इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा फुल NCERT रिवीजन, फुल NCERT एक्सप्लेनेशन और तो और वो भी लाइन बाय लाइन। And also guys, you will got lot of strategies and plans that how to crack your exams and competitive exams and so much many more. So stay tuned guys here, and don't forget to subscribe our channel and don't forget to press that bell icon also. Keep hitting like friends and share it as more possible. So let us start guys. सो हे गाइस, आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रल लाइंस। सो स्पेक्ट्रल लाइंस से पहले आपको पता होना चाहिए हर एक बात एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। OMG, एटॉमिक स्पेक्ट्रा तो हमने पढ़ा ही नहीं। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ा नहीं तो स्पेक्ट्रल लाइन समझ में कैसे आएगा। तो डोंट वरी फ्रेंड्स, मैंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा पे 5 से 7 मिनट का एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें सब कुछ समझाया हुआ है। ऊपर आई बटन पे क्लिक करोगे वो वीडियो तुम लोगों को मिल जाएगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल सीरीज। वी माइट एक्सपेक्ट दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड बाय अ पार्टिकुलर एलिमेंट वुड एग्जिबिट सम रेगुलर पैटर्न। जैसा कि हमें मालूम ही है कि हर एलिमेंट अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमिट करता है, रेडिएट करता है। उसी तरह से हमें ये भी मालूम है जैसे एक एलिमेंट की कई सारी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, उसी तरह उनकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो वो एमिट कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई रेगुलर पैटर्न होना चाहिए। हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एटम एंड देयरफॉर हैज द सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रम। और हाइड्रोजन जैसा कि हमें पता ही है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे सिंपल एटम है, और इसलिए यार उसका जो स्पेक्ट्रम है वो भी सबसे सिंपल है। ये समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। इन द ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम एटम एंड देयरफॉर however, at first sight, there doesn't seem to be any resemblance of order of regularity in spectral lines. पर जब हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखते हैं, लाओ यार तो मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखो, ये दिया हुआ। तो पहली नज़र में हमें कोई भी ऐसी सिमिलैरिटी दिखाई नहीं देती है जो हर स्पेक्ट्रल लाइंस में एक जैसी हो। जो कोई भी सिमिलैरिटी ऐसे दूर से देखने में नहीं लग रही है। पर आगे बढ़ते हैं। बट द स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स विद इन सर्टेन सेट्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिक्रीजेस इन अ रेगुलर वे। पर इस फिगर को गौर से देखने में हमें ये पता चलता है कि जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है ना, उनके बीच की जो क्या होता है, कई जगह पे हम ये देखते हैं, नोटिस कर रहे हैं कि जैसे कि हमने क्या किया इसके लिए, सबसे पहले कि इसको ऐसे पहले जूम आउट कर दिया। ठीक है, अच्छे समझ में आया तुम लोगों को। इसमें देखा पूरी सीरीज में को हम कुछ सेट्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले तो यार ये गौर करने वाली बात है कि पूरी सीरीज को कुछ सेट्स में बांट सकते हैं हम। उस सेट में कुछ कॉमन है ऐसा जिसकी वजह से हम इनको कुछ सेट में बांट रहे हैं। देखो ऐसे करके कुछ सेट में हमने बांट दिया। इसमें दरअसल है क्या, काफ़ी कुछ खाली वैकेंट प्लेस यानी डार्क बैकग्राउंड के बीच में कुछ ब्राइट लाइन्स मिलती हैं। अब वो एक तरह के सेट में इस तरह बांधा जा सकता है। एक सेट में ऐसा होता है कुछ देर बाद कि उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, वो रेगुलर वे में कुछ डिक्रीज होती रहती है, जो कम हो रही है। देखो अब यहाँ पे इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी और इसके बीच की डिस्टेंस है, देखो दोनों में अंतर है। यहाँ कम हो रही है, फिर कम होते होते यहाँ पे तो बहुत ही कम हो रही है। और इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि ऐसे ही पूरी स्पेक्ट्रल सीरीज पे, पूरे स्पेक्ट्रम में कई बार ऐसा होता है। इस तरीके से हम पूरी स्पेक्ट्रल सीरीज को कई सारी सीरीज में बांट सकते हैं, और इसी को हम स्पेक्ट्रल सीरीज कह रहे हैं। चलो इतना समझ में आता है, आगे आते हैं। Each of these set is called spectral series. In 1885, the first such series was observed by a Swedish school teacher, John Jacob Balmer, in the visible region of the hydrogen spectrum. तो यार सबसे पहले इस तरह की जो सीरीज थी वो जैकोब बाल्मर ने विजुअलाइज करी थी, वो भी विजिबल रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। जब बाल्मर जब इसी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का विजिबल रीजन जब इसी का को स्टडी कर रहे थे, तो उसके विजिबल रीजन में उन्होंने कुछ इस तरीके की लाइट देखी थी। ये देखो, ये बाल्मर रीजन है। ये विजिबल रीजन में उन्होंने ये देखा था कि देखो रेगुलर सेट से उनके बीच की लाइन की स्पेसिंग घटती जा रही है, डिक्रीज हो रही है।
और इन्होंने इसको ही स्पेक्ट्रल सीरीज में उनका नाम दिया और बताया कि ये बाल्मर सीरीज अपने नाम पे रखा। आगे बढ़ते हैं। दिस सीरीज कॉल्ड बाल्मर सीरीज, द लाइन विद द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये भी बताया कि इस सीरीज की जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट थी उसकी क्या वेवलेंथ है, और जो सबसे कम है उसकी क्या वेवलेंथ। देखो द लॉन्गेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है यार, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज 656.3 नैनोमीटर, इसको इन द रेड, और ये विजिबल रीजन के भी रेड रीजन में मिल रही थी, उसको एच अल्फा कहा गया। इसी तरीके से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से कई सारी लाइनें उन्हें मिली और उनको भी 431 नैनोमीटर करके कई सारे उन्होंने कैलकुलेशन करके सबकी हर एक लाइन की उन्होंने वेवलेंथ बताई और उनके कलर भी बताया कहाँ पे वो मिल रही थी। एज द वेवलेंथ डिक्रीजेज द लाइन अपीयर्स क्लोजर टू ईच अदर। और उन्होंने एक बात और मजे की बात नोटिस ये करी कि जैसे जैसे यहाँ पे जैसे जैसे इनकी वेवलेंथ, देखो यहाँ ऊपर वेवलेंथ दी हुई, जैसे जैसे इनकी वेवलेंथ कम हो रही थी ना, इनके बीच की जो स्पेस था वो भी कम होता जा रहा था। ये देखो यहाँ पे वेवलेंथ 656 थी, यहाँ पे 365 थी, दोनों यहाँ से वेवलेंथ डिक्रीज हो रही थी, स्पेस भी डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं यार, फिर आगे देखते हैं। एज द वेवलेंथ डिक्रीजेज द लाइन अपीयर क्लोजर टू ईच अदर एंड आर वीकर इन इंटेंसिटी। और इतना ही नहीं था कि केवल लाइन क्लोजर दिखाई देता था, देखो ये भी बाल्मर सीरीज है, देखो इनकी इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो रही थी उसी अकॉर्डिंग। चाहो तो इसे देखो दिखा देता हूँ। ये देखो अब यहाँ पे जो पहली लाइन है अल्फा, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ की, इसकी इंटेंसिटी देख लो, एच बीटा की देख लो, चलो इन दोनों की तो लगभग सेम है, पर यहाँ तुम देखो एच गामा की घट गई है, उसके बाद ऐसे ऐसे एच डेल्टा की देखो और घट गई, और यहाँ इन्फिनिटी में जाता था तो बिल्कुल एकदम लाइन की तरह बन रहे हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे समझते हैं। एज द वेवलेंथ डिक्रीजेस द लाइन अपीयर्स क्लोजर, बाल्मर फाउंड। और इतना ही नहीं, ही वॉज सच ए ग्रेट साइंटिस्ट कि उन्होंने केवल वेवलेंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू ही नहीं दी, उनके इंटेंसिटी के बारे में, उनके कलर के बारे में, उनकी प्लेस ऑफ अकरेंस के बारे में ही नहीं बताया, बल्कि एक सिंपल फार्मूला भी देकर गए हैं वो, जिससे कि हम कोई किसी भी वेवलेंथ का, बाल्मर सीरीज की किसी भी लाइन की वेवलेंथ निकाल सकते हैं। दरअसल इसको ये यहाँ पे लैम्डा है इज इक्वल्स टू आर, यहाँ पे 1 माइनस, उन्होंने एक फार्मूला दिया था कि ये, इसको मैं कुछ यहाँ पे बता देता हूँ तुम लोगों को, एक सेकेंड। हाँ, तो यार उन्होंने कुछ इस तरीके से दिया है कि 1 लैम्डा इज इक्वल्स टू आर, यहाँ पे रेडबर्ग कांस्टेंट है और लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ है, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ठीक, तो यार यहाँ पे उन्होंने इस फार्मूले में बोला था कि इस फार्मूले का सिग्निफिकेंस समझ लो कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे हर एक वेवलेंथ की यहाँ पे n जो है वो एक नेचुरल नंबर है, इंटीग्रल वैल्यू है, जो कि ग्रेटर देन 2 है। 2 से ग्रेटर रखते तुम्हें हर एक वेवलेंथ मिलती जाएगी। ओके, यहाँ लार्जेस्ट से शुरू होगी, जैसे जैसे तुम वैल्यू बढ़ाते जाओगे, n की वैल्यू 3, 4 करते जाओगे, वेवलेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में आती जाएगी, और यहाँ इन्फिनिटी रखोगे सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तुम्हें मिल जाएगी। यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है कि रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू याद रखना, न्यूमेरिकल में सीधा यूज़ होती है और ये इक्वेशन में न्यूमेरिकल में बहुत यूज़ हो जाती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसी इक्वेशन का यूज़ करके उन्होंने पहली वेवलेंथ को निकाल के दिखाया था, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से काफ़ी सिग्निफिकेंट थी, काफ़ी क्लोजर थी। इस तरह आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह उन्होंने और भी एन की वैल्यू के लिए वेवलेंथ निकाल के दिखाई, और वेवलेंथ को भी उन्होंने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया हुआ है इस फार्मूले से, और उन्होंने एक्सपेरिमेंटली उसको चेक भी किया हुआ है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद उन्होंने उसकी लिमिट ये बताई है कि उसकी लिमिट कितनी है, दिस शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज, ये बाल्मर सीरीज की लिमिट है यार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ओके, बियॉन्ड दिस लिमिट नो फर्दर डिस्टिंक्ट लाइन अपीयर्स इंस्टेड ऑफ ओनली फेंट कंटिन्यूस स्पेक्ट्रोमीचिन। ये बात समझने की बात है कि उन्होंने जब देखा स्पेक्ट्रल सीरीज की, तो उन्होंने देखा स्पेक्ट्रल सीरीज में एक खास बात थी कि कुछ जगह तक तो क्या रही, कुछ प्लेस तक लाइनें दिखाई दे रही थी, उसके बाद केवल स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा था, वो फेंट यानी कि एकदम डार्क स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा था, काफ़ी दूर तक लाइनें नहीं दिखाई दे रही थी। फिर जब उन्होंने ये रिसर्च करी है तो और साइंटिस्ट की भी दिलचस्पी आती है इसमें, वो भी जाते हैं उसमें देखते हैं, स्टडी करते हैं और अपना स्पेक्ट्रल सीरीज देते हैं।
जैसे देखो आगे दिया भी हुआ है कि फिर आगे भी डिस्कवरी होती है, और उनका जो सीरीज, उनका नाम भी उनके डिस्कवरर्स के आगे रखा जाता है, जैसे लाइमन, पार्सन, ब्रैकेट एंड फंड सीरीज, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला। अब देखो ये उन्होंने फार्मूला दिया, देखो ये सबके लिए अलग अलग फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बस उनकी सीरीज नंबर याद करने की ज़रूरत है, और एक जनरल फार्मूला था जो कि बाल्मर के फार्मूले को मैनिपुलेट करके लिखा जा सकता है, 1/λ इज इक्वल्स टू R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, बस ये फार्मूला यहाँ पे याद रख दो। यहाँ पे n1 क्या है यार, n1 है उस सीरीज का नंबर, और n2 है ग्रेटर देन n1, कोई भी नंबर जो n1 से ग्रेटर है। जैसे बाल्मर सीरीज वो का सीरीज नंबर 2 है, तो यहाँ 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर शुरू हो जाएगा, बाल्मर फार्मूला बन जाएगा। लाइमन का 1 है तो 1 स्क्वायर रख दोगे, 1 माइनस n स्क्वायर, तो ये लाइमन का बन जाएगा। इसी तरह से पार्शियन, ब्रैकेट, फंड सीरीज भी के भी फार्मूले मिल जाएंगे। देखो ऐसे ही सिमिलर ही हैं इससे। ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं। द लाइमन सीरीज इज इन अल्ट्रा। अच्छा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है नोटिस करने वाली कि जो लाइमन ने जो सीरीज डिस्कवर करी थी वो उन्हें अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिली थी, और जो पार्शियन ने की और ब्रैकेट ने करी थी वो उनको इंफ्रारेड रीजन में मिली थी, और बाल्मर की तो हमें पता ही है कि वो उनको सीधा सीधा विजिबल रीजन में मिली थी। आगे आते हैं। अच्छा, उन्होंने बताया कि इस फार्मूले से, बाल्मर ने यह भी बताया कि इस फार्मूले से केवल वेवलेंथ ही नहीं कैलकुलेट करी जा सकती, इससे हम फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं लाइट की। और किस तरह से वो देख लो तुम लोग यार। इन्होंने बताया दरअसल ऐसे कि जैसा हमें पता C=V लैम्डा, ये तो पता ही है यार। ठीक है, इसी को उन्होंने मैनिपुलेट कर दिया। यहाँ से उन्होंने 1/λ की वैल्यू निकाली। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले जाओ तो 1/λ की वैल्यू हो जाएगी ν/c। 1/λ की जगह बाल्मर फार्मूले में ये रख दिया ν/c। फिर अब केवल न्यू कैलकुलेट करना था, तो चलो यार आगे आते हैं। क्योंकि उन्हें केवल न्यू कैलकुलेट करना था इसलिए उन्होंने यहाँ पे रुका जाते हैं, केवल उन्हें न्यू कैलकुलेट करना था इसलिए उन्होंने न्यू को यहाँ रहने दिया और सी को यहाँ आर के बगल में भेज दिया। बाकी सब तो बाल्मर फार्मूला यहाँ पे लिखा ही जाएगा, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं तो NCERT में दिया हुआ है, एक बार चले जाना उससे देख लेना। आगे बढ़ते हैं यार। देयर आर ओनली फ्यू एलिमेंट्स लाइक। अच्छा, यहाँ पे मज़े की बात ये समझने वाली कि ये सब तो ठीक था, साइंटिस्ट ने कहा चलो ठीक है, साइंटिस्ट आए, उन्होंने और भी एलिमेंट्स पे लगा के देखा तो ये फार्मूला सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं दे रहा था। तो इससे ये पता चलता है कि जो बाल्मर ने फार्मूला निकाला था वो केवल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स पे ही एग्जिस्ट कर रहा था, उन्हीं पे सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट दे रहा था, उन्हीं के लिए ही बनाया गया था। अब हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट होते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन जैसे हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, वैसे ही ऐसे एलिमेंट जिनमें प्रोटॉन की संख्या 1 हो तो उन्हें हम कहेंगे हाइड्रोजन लाइक एटम। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सिंगली आयोनाइज हीलियम हो गया, डबली आयोनाइज लिथियम हो गया। इन सब का स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन जैसा ही सिंपल था, पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था इनसे, और उसको इस फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। चलो आगे आते हैं। फिर भी इक्वेशन को काफ़ी ग्रेट वैल्यू मिली, और एक क्योंकि ये केवल वेवलेंथ ही नहीं बता रही थी, ये वो उन वेवलेंथ को भी बता सकती थी जो वेवलेंथ हाइड्रोजन एटम को एनर्जी देने पे वो एनर्जी रेडिएट करता था या एनर्जी एब्जॉर्ब करता था, उन फोटॉन्स की वेवलेंथ था, उनकी फ्रीक्वेंसी भी बता सकते थे। इस तरह से साइंटिस्ट के लिए ग्रेट यूज़ रहा, क्योंकि इससे हाइड्रोजन का उन्होंने स्टडी तो करा ही करा और एटम्स के स्टडी के लिए भी एक मोटिवेशन मिला। However, these results are empirical and do not give any reasoning why only certain frequency are observed in the hydrogen spectrum. फिर भी यार ये जो रिजल्ट हमें मिले हैं ये केवल फार्मूलेटिक हैं और इसका कोई भी रीज़न नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि केवल कुछ ही फ्रीक्वेंसी क्यों मिल रही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में।